सदर होटल में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि की गई। अर्पित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार। आज राजभवन में दोपहर करीब 3:30 बजे शपथ। विजय शाह, प्रहलाद विजयवर्गीय, कृष्णा सिलावट सारंग और राकेश सिंह को भी बुलाया गया। 12 लाख किसानों को मिलेगा 2 साल का बोनस। छत्तीसगढ़ के सीएम सहाय करेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर। अब मरेगा सुशासन दिवस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5वें दिन भी तलाशी अभियान जारी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पहुंचे जम्मू। करीब दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा चौथे दिन भी बाधित। कोरोना के नए वेरिएंट में बढ़ाई चिंता। JN1 के 63 मरीज मिले। सरकार ने भी लोगों से सावधानी रखने की अपील। और दिल्ली समेत 6 राज्यों में 0 विजिबिलिटी और कई फ्लाइट्स प्रभावित। हरियाणा, पंजाब में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। रतलाम से खबर। रतलाम जिले के ग्राम ढोढर में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया। उसने पहले बहू के साथ मारपीट की और बाद में उसे घर से बाहर निकालकर उस पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और इससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित जेठ को हिरासत में लिया है और करीब पुलिस के मुताबिक अगर बात की जाए तो मृतका के पति ने किसी भी कारण से रतलाम शहर के सालाखेड़ी चौराहे के पास खुदकुशी कर ली थी। मृतका अपने 2 बच्चों के साथ ढोढर स्थित ससुराल में ही रह रही थी और इसका जेठ आरोपित ये मानता था कि उसके छोटे भाई ने मृतका की वजह से आत्महत्या की। इसके चलते वो उससे रंजिश रखता था। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि आरोपित जेठ को हिरासत में लिया गया है और मामले को चिन्हित कर श्रेणी में रखने के निर्देश दिए गए हैं। ढोढर चौकी क्षेत्र में एक महिला है, निर्मलापति स्वर्गीय प्रकाश लाई। इनकी जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है महिला को किसी को जला दिया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, महिला जली हुई अवस्था में थी और महिला को जो है पानी डालकर पुलिस के द्वारा ही बुझाया गया। ये जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक घटना है। इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पे प्रशासन उचित कार्रवाई करके उनको ऐसा दंडित किया जाए ताकि आने वाले ऐसे कोई केस हो तो वो नहीं हो और वो उसको रोका जाए। पूर्व के अंदर इनके पति की भी डेथ हुई थी। हाँ, इन 8 महीने पूर्व इनके पति की भी डेथ हुई थी। उसका कारण भी यही था कि कहीं ना कहीं परिवारजन उसको जमीन जायदाद को लेके ऐसी बातें पहले भी आई थी। उसके कारण वो रतलाम साइड कहीं जाके उसने सुसाइड भी करा था। ये जो घटना हुई है किस प्रकार की घटना हुई है आपके? ये जो घटना है, पति की मृत्यु के बाद ये लड़की और दोनों बच्चे वहीं रह रहे थे। नहीं बाणुली लावेगा बोल जो। तो पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जेठ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीधे आपको ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज 25 दिसंबर है। सुनिए जरा। और इसलिए इस अवसर पर हम ये विचार करें कि कैसे हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेटर प्लेनेट का उपहार दे सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी आज के समय की जरूरत है। लिविंग ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये मिशन लाइफ का सेंट्रल मैसेज है। एक ऐसा इंटरनेशनल मूवमेंट है जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। ये अभियान प्रो प्लेनेट पीपल को प्रो प्लेनेट लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और अभी संपत जी ने जो छोटी किताब में ग्रीन कलर लाने के लिए कहा है ना, उसका यही भी एक रास्ता है। और उदाहरण के लिए
रीयूजिंग और रिसाइकलिंग, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल, मिलेट्स श्री अन्न को अपनाना, मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों को खरीदना, ऐसी कई चीजों को हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और मैं मानता हूं क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इतनी सोशली कॉन्शियस होती है, वो इस मिशन में प्रमुख भूमिका निभा सकती है, नेतृत्व कर सकती है। साथियों, एक विषय वोकल फॉर लोकल का भी है। जब हम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, जो हम भारत में बनी वस्तुओं के एम्बेसडर बनते हैं, तो ये भी तरह से देश सेवा ही है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र की सफलता से देश के लाखों लाख छोटे उद्यमियों को उनका रोजगार जुड़ा है, स्वरोजगार जुड़ा है। और इसलिए मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोकल के लिए और वोकल बनने के लिए आप सबका मार्गदर्शन को मिलता रहे, ये मैं जरूर आग्रह करूंगा। साथियों, एक बार फिर हम कामना करते हैं कि फेस्टिव सीजन हम एक राष्ट्र के रूप में और मजबूत करें, सभी देशवासियों को और करीब लाएं। ये त्योहार हमारी डाइवर्सिटी में हमें एकजुट रखने वाली बॉन्डिंग को मजबूत करें। आप सबको मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब समय निकाल करके आए और आप मुंबई से स्पेशली उस आयु में भी दौड़ करके आए। वैसे मुझे आप में से कईयों के निरंतर आशीर्वाद मिलते रहते हैं, मुलाकात, मार्गदर्शन मिलता रहता है, लेकिन आज सबको एक साथ मिलने का मौका मिला। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इन बच्चों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के हमारे इस पर्व को अपने स्वर से, अपनी भावनाओं से और मजबूत बनाया है। इन बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आप सुन पा रहे थे क्रिसमस डे के मौके पर उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों का, और साथ ही मुंबई से कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, उनसे भी खासतौर पर मुलाकात की और एक बार फिर से दोहराया कि वोकल फॉर लोकल का जोर दिया, यानी कि जो उत्पादन है उनको और बढ़ावा मिले, इसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बलौदा बाजार से है, जहां कसडोल विकासखंड के ग्राम कोट में स्थित प्रगति विद्या मंदिर स्कूल में आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें से स्कूल की डायरेक्टर राजेश्वरी साहू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और शामिल हुई इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा कई तरह के व्यंजनों का स्टॉल सहित मनोरंजन हेतु खेल मेला भी लगाया गया। कार्यक्रम की शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ महातारी के पूजन और राज्य गीत गाकर किया गया। आनंद मेला के कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों का फैंसी शो, चारों हाउस का डांस का आयोजन भी किया गया, और जिसमें मिडिल के छात्र छात्राओं ने मिलकर अपने अपने हाउस के अनुसार डांस पेश किया। प्रगति विद्या मंदिर स्कूल की ये तस्वीर है, जहां पर नौनिहालों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आज हम लोग व्यवसायिक के थोड़ा सा बच्चों का देखते हुए लगाए हैं आनंद मेला हमारे विद्यालय प्रगति विद्या मंदिर में। यहाँ बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें और बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ है, गुपचुप, पानी पूरी और उसका क्या बोलते हैं, मैगी, पास्ता, नड्डा, सभी चीज़ों का लगा हुआ है। विद्या मंदिर स्कूल में आनंद मेला का आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोगों ने स्टॉल लगाया था इडली और मैगी का। इस मेले में हम लोग को बहुत मज़ा आया और हम लोग सभी लोग। इसी बीच आपको यमुना नगर से खबर बता दें, जिला सचिवालय में मनाया गया सुशासन दिवस। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला सचिवालय में यह सुशासन दिवस मनाया गया।
तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस बीच कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जिला सचिवालय में सुशासन दिवस का कार्यक्रम ये आयोजित किया गया था। यमुनानगर से आपको खबर बता रहे हैं, जिला सचिवालय में मनाया गया ये कार्यक्रम। इसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने भी शिरकत की और कई अधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अबरोल अस्पताल गुरदासपुर ने स्वर्गीय कामरेड राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर खत्री हॉल में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर शिविर में लोगों का मुफ्त चेकअप किया गया, दवाइयां भी दी गईं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए रमन बहल ने कहा कि अबरोल अस्पताल गुरदासपुर में लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और कोरोना काल के दौरान भी अबरोल अस्पताल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों के इलाज में उन्होंने दिन रात लोक सेवा में लगा दिया। ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਅਬਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਉਹਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਭਵਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ अगली खबर का। जिला गुरदासपुर के गांव और शहर में ठंड का मौसम शुरू होने के बाद पहली बार कोहरे ने दस्तक दी है और कोहरे के साथ साथ ठंड भी तेज हो गई है। किसानों की गेहूं की फसल को लाभ मिला और आलू और मटर की खेती का नुकसान भी हुआ। वाहनों की बात करें तो वाहन काफी धीमी गति से चलने को मजबूर है, क्योंकि वाहन चालक को 2 से 4 मीटर ही दिखाई दे रहा है, आगे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। और अगर किसी को कोई जरूरी काम हो तो घर से निकले, खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस मौसम में ख्याल रखें, क्योंकि मौसम में तेजी से तब्दीली देखने को मिल रही है और आप देख पा रहे हैं धुंध छाई हुई है। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, करीब बीजेपी प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी अयोध्या दौरे पर हैं और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जिला पंचायत कार्यालय परिसर में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम केशव मौर्य बैठक करेंगे, एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और अयोध्या धाम का भी भ्रमण करेंगे। तो अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी अयोध्या दौरे पर हैं। तो फिलहाल अयोध्या को लेकर विशेष तौर पर दौरे लगातार जारी हैं, क्योंकि अयोध्या में तैयारियां इस वक्त चरम पर हैं। तो केशव मौर्य का फिलहाल अयोध्या दौरा, बीजेपी प्रदेश महामंत्री भी
अयोध्या दौरे पर हैं। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और तेजी के साथ तैयारियों को पूरा किया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने आसन में विराजमान होंगे और इसको लेकर लगातार सक्रियता शासन स्तर पर देखने को मिल रही है। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां चरम पर हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और डिप्टी सीएम केशव मौर्य का भी फिलहाल अयोध्या दौरा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी अयोध्या दौरे पर हैं। बढ़ते हैं आगे, बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, हत्या में वांछित चल रहा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पहासू थाना पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। करीब 75 साल की महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। शिकारपुर सीओ दिलीप सिंह ने इस बात का खुलासा किया है। पहासू थाना पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तारी की। 75 साल की महिला की गला दबाकर हत्या की थी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। हज यात्रियों के लिए अच्छे होटल का इंतजाम किया जाएगा और भारत से जाने वाले हज यात्रियों के लिए ये इंतजाम होंगे। सऊदी में करीब 1.4 लाख हज यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने गठन की 5 सदस्यों की टीम। तो जनवरी में 5 सदस्यों की ये टीम सऊदी अरब जाएगी। हज यात्रियों के लिए होटल और भवन का इंतजाम करेगी, यानी कि रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी और हज यात्रियों के लिए अब अच्छे होटल का इंतजाम किया जाएगा। तो भारत से जाने वाले हज यात्रियों के लिए ये इंतजाम होंगे। तो फिलहाल हज यात्रियों के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। भारत से जाने वाले हज यात्रियों के लिए अब बेहतर इंतजाम किए जाएंगे, यानी कि रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी। करीब 1 लाख से ज़्यादा हज यात्रियों के ठहरने का उचित प्रबंध किया जाएगा। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने गठन की 5 सदस्यों की टीम गठित की गई है और इस लिहाज से कि इन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। तो हज यात्रियों के लिए होटल और भवन का इंतजाम करेगी ये टीम। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर। जीआरपीएफ और डीजी ऑफिस में तैनात हेड कांस्टेबल के घर चोरी हुई है और लाइसेंस रिवॉल्वर सहित लाखों रुपए के जेवर चोरी हुए हैं। सरोजनी नगर के दारोगा खेड़ा के पास का ये मामला बताया जा रहा है। जीआरपीएफ कांस्टेबल के घर चोरी की सूचना पर पहुंचे अधिकारी पीड़ित धर्मपाल रावत परिवार सहित ये ससुराल गया हुआ था और जीआरपीएफ गोमती नगर ऑफिस में तैनात था हेड कांस्टेबल
तो आपको बता दें जीआरपीएफ डीजी ऑफिस में ये हेड कांस्टेबल तैनात था, जिसके घर में रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी हुई और लाखों रुपए समेत जेवर भी चोर पार कर ले गए। तो सवाल बेहद अहम कि हेड कांस्टेबल जो कि डीजी ऑफिस में तैनात था और उसके घर में चोरों ने धावा बोल दिया, यानी कि कोई खौफ नहीं, बेखौफ होकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। राजधानी लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है। लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा, जब खुद हेड कांस्टेबल के घर में लाखों पार कर जाते हैं चोर, लाइसेंसी रिवॉल्वर समेत जेवर चोरी कर मौके से फरार हो गए। तो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। डीजी ऑफिस में तैनात हेड कांस्टेबल के घर को अपना निशाना बनाया चोरों ने और चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। तो अभी तक पुलिसिया कार्रवाई से दूर। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से हम खबर आपको बता दें, लड़की की तलाश में परिजन परेशान है। माता पिता रो रो कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। नाबालिग लड़की को अगवा कर ले गए आरोपी और मंडा पुलिस पीड़ित पर सुलह का दबाव बना रही है। तो पुलिस नहीं सुन रही है पीड़ित परिवार की फरियाद। लड़की के परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस बात की गुहार लगाई है और सवालों के घेरे में आई मंडा पुलिस की कार्यशैली। तो लड़की की तलाश में परिजन लगातार परेशान है। प्रयागराज से ये हम खबर सामने आ रही है। लड़की की तलाश में परिजन बेहद परेशान। पुलिसिया कार्यशैली जो है वो सवालों के घेरे में, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सरकार से मदद की गुहार लगाई। नाबालिग लड़की को अगवा कर ले गए आरोपी और अभी तक पुलिसिया कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार सुलह का दबाव बनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से बजाय कार्रवाई करने के। तो पुलिस पीड़ित परिवार की सुनने को तैयार नहीं। रुक करते हैं खबरों का। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव कुरैया खुर्द कला निवासी अजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह अपने मासूम 2 बच्चों के साथ सरकारी अस्पताल में पहुंचा। वहां मौजूद डॉक्टर और अन्य लोगों से अपने अंग बेचने की जानकारी करने लगा। अस्पताल में खड़े लोगों ने पूछा, आखिर क्यों बेचना चाहते हो और क्या करोगे? उसने बताया कि 2004 में मेरे पिता पृथ्वीराज सिंह ने पशुपालन के लिए भूमि विकास बैंक से ऋण लिया था। पिताजी की मृत्यु हो गई। 1.5 एकड़ जमीन भूमाफिया कब्जा कर चुके हैं। 3.5 एकड़ जमीन बची है और इसमें गेहूं लगाया हुआ है। आवारा पशुओं ने गेहूं को बिल्कुल जड़ से खा लिया है, बर्बाद कर दिया है। भूमि विकास बैंक के फील्ड ऑफिसर अन्य लोगों के साथ घर पर जाकर बेइज्जती करते हैं। ऋण को लेकर काफी मानसिक तनाव रहता है और इसी के चलते काफी तनाव में रहते हैं और अंग बेचकर ऋण जमा कर भूमि विकास बैंक कर्मचारियों से अपना पीछा छुड़ा सकेंगे। किसान के साथ 2 मासूम बच्चे भी थे। उच्च अधिकारियों से बैंक के कर्मचारियों और भूमाफियाओं की शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंग बेचने के सिलसिले में आया हूँ। अंग इसलिए मुझे बेचना है क्योंकि मुझे सरकारी ऋण अदा करना है। LDB बैंक पूरनपुर का, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। ज़मीन मात्र मेरे पास में 1.5 एकड़ है, उस पर भी माफिया लोगों को कब्जा है। तो इन परिस्थितियों में अंग वो कहाँ से ऋण जमा करेंगे? तो उसमें ये है कि अगर हम ठेके पे उठाते हैं, बताए जब कब्जा आधा पड़ता है उसमें कब्जा ठेके पे वो कौन लेगा ज़मीन? दूसरी बात ये है कि अंग बेच करके हम वहाँ उनका दे देंगे, छुटकारा पा जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो आप? तो आप कुरैया के रहने वाले हैं।
जमीन पर कब्जा किसने कर रखा है? जमीन पे कब्जा कर रखा है जोगिंदर सिंह सना साहिब सिंह ने। शिकायत नहीं की आपने? 37 डिसमिल पे कब्जा है, उस पे शिकायत नहीं की? शिकायत की गई है, फिर उस पे कार्रवाई नहीं हो रही, पैसे पहुंच जाते हैं शासन प्रशासन में। बैंक का कितना लोन है आप पे? बैंक का LDB का 60,000 रुपया पिताजी ने दिया था 2004 में, तो उसमें कांग्रेस सरकार में माफ़ी आ गई, तो उन्होंने कहा ऐसा कि लेन देन करिए, हम आपका कतई माफ़ कर देंगे। DCB का था वो तो माफ़ हो गया था, 12,000 रुपये था, इसका उन्होंने माफ़ नहीं किया था 40,000 रुपये। अब तो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार तो क्या करें हम, भाजपा सरकार है, अब नहीं माफ हो रहा? अब माफ़ नहीं, वो आए दिन प्रताड़ित करती है, कोई तरीका ये बताइए। तो अंग क्यों बेचना चाह रहे हैं? अंग बेचना चाह रहे हैं, जब वो प्रताड़ना का, हम प्रताड़ना के शिकार बन रहे हैं, तो अंग बेच करके वहाँ जमा कर देंगे। ये अस्पताल में मैं अंग बेचने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा पीलीभीत से संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल शर्मा, अगर देखा जाए ये पीड़ित आज अपने अंग बेचने को मजबूर है, वो भी इसलिए क्योंकि 2004 में इसने 60,000 रुपए लोन लिए थे इसके पिता ने और उसकी भरपाई नहीं हो पाई। दूसरी तरफ इसकी जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा लिया है, कई बार शिकायत भी की गई, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या जानकारी इस संबंध में? राहुल, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी, मिल पा रही है जी, मिल पा रही है। गांव कोरैया के निवासी भूमाफिया के जमीन कब्जा कर ली है। 1.5 एकड़ जो भूमि है उनकी, जो भूमाफिया ने कब्जा कर रखी है, उनका जो बकाया पैसा है, उनके जो बैंक वाले हैं वो उन्हें तंग करते हैं, इसीलिए वो अपना अंग बेचना चाह रहे हैं। यहाँ पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में जो भूमाफिया का कब्जा बहुत अधिक तक फैला हुआ है, मगर जो वहाँ की तहसील प्रशासन की बात की जाए, वो यहाँ पर तहसील प्रशासन की मिलीभगत से लगातार कब्जे किए जा रहे हैं, मगर जो पीड़ित व्यक्ति तहसील में जाता है मगर उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती, इसीलिए वो अपना अंग बेचना चाह रहा है। राहुल, ये जिस तरीके का पूरा मामला सामने आ रहा है, ये शख्स अब देखा जाए तो अंग बेचने को मजबूर है। भूमाफियाओं के खिलाफ जब इसने शिकायत की तो क्या प्रशासनिक कार्रवाई, किसी तरीके का कोई आश्वासन मिला? इस बारे में कोई जानकारी? लगातार जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं सरकारी, वो जाते हैं वसूलने के लिए जब लोन, तो वो काफ़ी कुछ आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, बेइज्जती करते हैं, जिस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। तो इसको लेकर कोई प्रशासनिक स्तर पर शिकायत करने की कोशिश की इस शख्स ने? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी को इन्होंने अपने शिकायत पत्र दिया है, मगर यहाँ पे अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए वो अपना CSC पूरनपुर में अपना अंग बेचने के लिए राहुल, जिलाधिकारी की तरफ से कोई इसमें आश्वासन निकलकर सामने आया, इस घटनाक्रम से अवगत कराया गया है? जिलाधिकारी को भी इन्होंने एप्लीकेशन के द्वारा अवगत कराया, मगर जिलाधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल अभी जब ये शख्स पहुंचा हुआ है अंग बेचने के लिए, पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी करते हुए नजर आया, तो अब इसको लेकर अगला स्टेप क्या होने वाला है? क्या बातचीत की? वो हाँ, बातचीत की है। वो बता रहा है कि यहाँ पे अंग नहीं बिकेगा तो अगली जगह वो अपना अंग बेच के ही कर्ज को अदा कर पाएगा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। ठीक है राहुल, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वाकई 2004 में इसने 60,000 रुपए इसके फादर ने लोन लिया था और वो लोन नहीं चुका पाए, उनकी मृत्यु हो जाती है और ये शख्स आज लोन चुकाने के लिए, और जो भूमि होती है भूमाफिया कब्जा लेते हैं, आज लोन चुकाने के लिए ये अपने अंग बेचने को मजबूर है, क्योंकि शासन स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा आज शाहजहांपुर पहुंचे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस अवसर पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। शहर के मोहल्ला तरीन टिकली के रहने वाली लॉन टेनिस खिलाड़ी कुमारी महिका खन्ना को यूपी के ऊर्जा मंत्री ने जनपद रत्न से सम्मानित किया। कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यूपी के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, अब वो यूपी से बाहर कहीं भी भाग कर जाएंगे तो वहां भी उन्हें उनका फिलहाल रिजेक्शन किया जाएगा।
मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। उनके सहित सभी जिले के जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसद का, उनका स्वयं का मुझे स्नेह मिला, जनता का बहुत स्नेह मिला। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय खन्ना जी के इनिशिएटिव से जैसा कि मुझे समझ में आया है, आज 27वां ये कार्यक्रम है, इसमें शाहजहाँपुर के रत्नों को सम्मानित किया जाता है। इस बार एक महिका खन्ना जी को सम्मानित किया गया है, जिनको जो बहुत ही अभी युवा खिलाड़ी हैं, अभी 2007 की जन्मी हुई है, 16 साल 17 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस प्रकार के रत्नों को सम्मानित करने की जो परंपरा माननीय खन्ना जी ने डाली है, उसके लिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनकी कमेटी के लोगों को भी अभिनंदन करता हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बीते दिनों बर्तन व्यापारी के घर डकैती की वारदात करने वाले 25,000 के नामिया 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया और एक बदमाश ने डकैती का माल बरामद कराने के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। आपको बता दें कि इस मामले में 7 आरोपियों को पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इस वारदात के कुल 9 आरोपी अब तक दबोचे जा चुके हैं, जबकि 3 बदमाश अभी भी फरार हैं। दिनांक 18 दिसंबर 2023 को टिकैतगंज जो थाना कुर्सी में आता है, वहां पर एक बर्तन व्यवसायी के घर में एक डकैती हुई थी। उस डकैती के एक वांछित अभियुक्त को 23 तारीख की रात में, जो इसका नाम गणेशी है, उसे गिरफ्तार किया गया था और उसके साथ एक उसका साथी अमरजीत भी था। गणेशी चूँकि एक शातिर अपराधी है, उसके विरुद्ध कई मुकदमे लूट और अन्य संगीन अपराधों के पंजीकृत हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। आज जब उससे पुनः पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसने कुर्सी के पीछे एक पिलहटी जंगल है, वहाँ पे उसने अपने कुछ अन्य साथियों का सामान, जो कि हिस्से में उसको डकैती की में जो लूट हुई थी उसकी बरामदगी जो हुई, उसमें कुछ सामान उसने अपने अन्य 2 साथियों का वहाँ छिपा के रखा हुआ है। इस बात पे विश्वास कर पुलिस टीम थाने से रवाना हुई और इस जगह पे पहुंची। वहाँ पे उसने एक गड्ढे में बताया, इस जंगल में, कि यहाँ पे ये सामान हमने छिपा के रखा है एक बोरी में। गड्ढे को खोद के उसने खुद निकाला वहाँ पे। जैसे ही उसने बोरी को ओपन किया, उसमें एक तमंचा, जिसके बारे में उसने पहले से नहीं बताया था, निकाला और वो वहाँ से उसने तमंचे को लेके भागने लगा। बढ़ते आगे, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले श्री राम लला के लिए सोने का कोदंड भेंट किया जाएगा। प्रभु श्री राम के धनुष के सोने के इस स्वरूप को चेन्नई की एक कंपनी बना रही है। बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से राम जी के धनुष कोदंड का स्वर्ण स्वरूप रामलला को समर्पित किया जाएगा। ट्रस्टी कुणाल का कहना है कि 10 जनवरी को ये धनुष बनकर अयोध्या पहुंच जाएगा। 15 को अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर से सटे अमावा राम मंदिर और महावीर मंदिर के ट्रस्टी किशोर कुणाल ने कहा है कि 10 करोड़ दान देना था, जिसने 8 करोड़ दिया जा चुका है। जो 2 करोड़ बचा है वो और मिथिला की प्रथा के अनुसार अन्य उपहारों के साथ इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को समर्पित किया जाएगा। कुणाल किशोर का कहना है कि गर्भगृह में विराजमान होने वाले प्रभु रामलला विग्रह की ऊंचाई के आधार पर 4 फीट ऊंचे कोदंड बनाए जाने के लिए ऑर्डर किया गया है, जो लगभग 5 किलो का होगा और इसे तांबे के बेस पर बनाया जा रहा है। ऐसा है, 15 जनवरी को हम लोग इच्छा है 10 करोड़ की राशि में जो 2 करोड़ राशि बच गई है, 2 करोड़ राशि देंगे। इसके अलावा भगवान के लिए धनुष बांध देंगे और मिथिला की संस्कृति के प्रतीक के रूप में पान, पाक और मखाना देंगे। साथ में कुछ वस्त्र देंगे और अक्षर चावल वगैरह देंगे। भोग का भी कुछ सामान भगवान के भोग के लिए। गुरुजी, धनु बाण का लगभग क्या कितना बड़ा होगा, क्या वेट होगा, कुछ अंदाजा? ऐसा है, वो तांबे पर सोना बैठाया जाएगा पूरा। इसी तरह का आजकल बनता है, 2 तरह से बनता है।
या तो मरकरी में पारे में सोने को मिलाकर फिर उसको जला करके बनाया जाता है। जो नई टेक्निक आई है पिछले 20 साल से चल रही है, यूरोप से आई है, उसमें लोग तांबे के ऊपर सोना बैठाते हैं और वो ज़्यादा मजबूत होता है। उसी पर हम लोग बनवा रहे हैं, यह चेन्नई में बन रहा है और 4 फीट ऊंची होगी और मैं समझता हूँ 4-4.5 किलो। खबर अयोध्या से ही। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर दर्शन के लिए लंबी लाइनों में राम भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। जैसे जैसे 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। राम भक्त राम के जयकारों के साथ लंबी लाइन में लगकर मंदिर का दर्शन पूजन कर रहे हैं और ऐसे लगता है जैसा कि पूरा भारत राममय हो चुका है। राम भक्त में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जल्द ही भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। रामनगरी अयोध्या धीरे धीरे करके त्रेता युग में तब्दील होती जा रही है। जहां भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज चल रही है, वहीं 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट के अलावा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एयरपोर्ट पर किए गए एयरक्राफ्ट पार्क किए जाएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर अतिथियों को उतारकर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एयरपोर्ट का एयरक्राफ्ट होंगे और भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी के दिन अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 विमान उतरेंगे। विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर अतिथियों को उतारकर अलग अलग जनपदों के एयरपोर्ट पर पार्क किए जाएंगे और 30 दिसंबर को यहां पर प्रधानमंत्री जनसभा के साथ साथ अयोध्या में रोड शो करेंगे। लगभग 15 किलोमीटर का रोड शो होगा। मोदी का रोड शो NH-27 हाईवे धर्मपथ पर होते हुए लता मंगेशकर चौक से होते हुए रामपथ, टेढ़ी बाजार, मोहबरा चौराहे से घूमकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। बढ़ते आगे, ईसाई धर्म के अनुयायियों के सबसे बड़ा त्योहार यानी कि क्रिसमस है आज और इस बीच रायबरेली में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला भी सामने आ रहा है। यहाँ एक घर में चंगाई के नाम पर ईसाई धर्म की ओर से लोगों को आकर्षित करके धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा था। मामला डेहा थाना इलाके के कनपुरियाना गांव का है और यहाँ की रहने वाले दिलासा के घर में धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की तो ईसाई धर्म से जुड़े कई साहित्य बरामद हुए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वहीं से फोन कर पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोपी दिलासा, उसके पति रामावध और एक बेटे को हिरासत में लिया है। पुलिस को मौके पर मिले कई सबूतों के आधार पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमारी सरकार, हमारी पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है और जो विधि सम्मत होगा वही सरकार ने निर्णय लिया होगा। सर, अब ये तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देखना है तो उन्हें किसे आमंत्रण देना है, लेकिन वो 140 करोड़ लोगों का मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर है और हम सब लोग किसी को बंदिश नहीं है जाने। लोकतंत्र में इस प्रकार के व्यवहार का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार 20-25 वर्षों से किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान करती है और जिस प्रकार से उन्होंने महामहिम उपराष्ट्रपति के प्रति इस तरह का बर्ताव किया वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और जितनी निंदा की जाए कम है। और लोकतंत्र में है, पूरा देश इसे देख रहा है, पूरे देश की जनता सब जानती है।
बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बाराबंकी पहुंचे। उन्होंने यहां देवा विकासखंड के सरसौदी गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जनता के बीच में है। उनका सपना विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। और इस दौरान खेल मंत्रालय द्वारा नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को भंग करने के मामले पर भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार और पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। सरकार ने किसी भी दबाव में ये फैसला नहीं लिया, बल्कि जो विधि सम्मत होगा, खेल मंत्रालय ने सोच समझकर ये फैसला लिया होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और मोदी जी की गारंटी वाली यात्रा सभी गांवों में घर घर घूमकर जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना और किस प्रकार से उन लाभार्थियों को सरकार का लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसे लेकर घर घर घूम रहे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उनकी जो नीतियां हैं सरकार की, उन नीतियों के माध्यम से अंत्योदय के जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिलना और किस प्रकार से भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाया जाए, इस प्रयास का, इस संकल्प का माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के माध्यम से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोगों को सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उसका लाभ इसका मिल रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का संकल्प है। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की समस्या समाधान शिविर में आई ढेरों शिकायतें और सरकारी विभागों ने दिव्यांगजनों को बना दिया है फुटबॉल। तहसील के लेखपालों की मनमानी से नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र दिव्यांगों को खटिया पर लिटाकर तहसील में अब प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर का आयोजन किया था। शिविर में दिव्यांग व्यक्तियों ने ट्राईसाइकिल, दिव्यांग पेंशन, रेलवे यूनिक कार्ड और यूडीआईडी कार्ड, दुकान निर्माण व संचालन ऋण, दिव्यांग विवाह पुरस्कार योजना के फॉर्म भरे गए। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी द्वारा समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया है। विभागों द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा शिकायत तहसील से है, जो आय प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। जो दिव्यांग चारपाई पे लेटा हुआ है, जो बिल्कुल 1 रुपए की आमदनी नहीं कर रहा है, उसका 8-8 हज़ार रुपये का आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं लेखपाल। घर में बैठे बिना जांच की रिपोर्ट लगा रहे हैं, जिससे उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो अब राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने तय किया है कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जो है चारपाई पर लिटा करके और दिव्यांगों को एसडीएम के सामने पेश करेंगे और वहीं पे धरना देंगे कि पहले ये सिद्ध करिए कि ये जो आय प्रमाण पत्र बनाया है आपने 5,000, 7,000 का, 8,000 का, इसकी आमदनी कहाँ से है। अगर उसकी कोई आमदनी नहीं है तो आपने क्यों उसका आय प्रमाण पत्र इतने बना दिया लेखपाल ने। सरकार की योजनाओं के जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। लेखपालों के द्वारा वसूली की जाती है आय प्रमाण पत्र के नाम पे और योजनाओं के नाम। खबर कायमगंज से है, जहां फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंपल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष फार्मा रामबाबू एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की अनुपस्थिति पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंपल में काफी गंदगी मिलने और अस्पताल में प्रसूताओं को अनुमन्य सुविधाएं न मिलने सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और मौके पर मौजूद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीनेंद्र कुमार और यहां पर जितनी भी व्यवस्थाएं थी जल्द से जल्द सुधार करने के निर्देश दिए हैं।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से अहम खबर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उप जिलाधिकारी और वरिष्ठ विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया था, तो माहारा ने इस बात का जिक्र किया है कि लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस कार्रवाई की मांग करती रही है और इसको लेकर जिस तरीके से नाम उजागर नहीं किया गया अब तक, इस बात पर अड़ी रही अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये मामला। उप जिलाधिकारी व विधायक के खिलाफ ये कार्रवाई हो, सबूत मिटाने की कोशिश की गई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माहारा ने इस बात का जिक्र किया। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं लोकप्रिय जननेता के साथ महान वक्ता थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते थे। स्वर्गीय वाजपेयी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। अटल जी उत्तराखंड राज्य के प्रणेता रहे। उन्होंने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बढ़ते आगे, रुड़की की गणेशपुर स्थित गैस असेंबली ऑफ गॉड चर्च में क्रिसमस की धूमधाम दिखी और सिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहां पर, जिसमें रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ विशाल कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। विभिन्न भाषाओं में क्रिसमस कैरोल सिंगिंग करके प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को याद करते हुए गीत गाए गए। ग्रेट असेंबली ऑफ गॉड प्रार्थना भवन के राजन थॉमस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर उन्हें याद किया जाता है, साथ ही साथ शांति और प्रेम का संदेश दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम में नगर के विभिन्न समुदाय के लोगों ने आकर क्रिसमस के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। हमारा ही चर्च के अंदर, प्रार्थना भवन के अंदर हम क्रिसमस कैरल सिंगिंग प्रोग्राम प्लान किया था और यीशु मसीह का जन्म को स्मरण करते हुए गीत गाया और शांति का, प्रेम का आशंसा और आशीषें हमने आज लोगों के लिए बताया, हमने बताया और अतिथिगण कई सारे लोग आया। बहुत ही अच्छा अनुभव था आज। हमारा रुड़की कंटोनमेंट सीईओ विशाल सर IDS आए थे और साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में और आदरणीय माननीय विधायक जी प्रदीप बत्रा साहब आए थे और हमारा पार्षद साहब मिस्टर हरीश शर्मा साहब आए थे, उनका प्रेम, और खलीम खान साहब कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हमारे बीच में आए थे। बहुत ही अच्छा अनुभव आज शाम। कल सुबह 10 बजे से हमारा प्रोग्राम है और उसमें काफ़ी लोग आने की संभावना है और उसमें भी अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। हमारे देश का विभिन्न संस्कृति को दर्शाते हुए और एकता में शांति और आशीष का संदेश बढ़ाते हुए कल्चरल प्रोग्राम होंगे और कैरल सिंगिंग होंगे और शांति का प्रचार और प्रार्थना सभाएं होंगी। खबर सितारगंज से है, जहां अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर से पूजित अक्षता कलश यात्रा अमरिया चौराहे से प्रारंभ होकर किच्छा रोड, मोनी बाबा मंदिर होते हुए सनातन धर्म मंदिर में संपन्न हुई और इसमें बड़ी संख्या में मातृ शक्ति कलश लेकर यात्रा में शामिल हुए। तो जय श्री राम के नारों से पूरा सितारगंज शहर गूंजता नजर आया। कार्यक्रम में राम भक्तों ने कहा कि करोड़ों राम अक्षत जो राम भक्तों का 500 वर्ष
की तपस्या है वो अब राम मंदिर के रूप में अपना आकार ले रही है और पूरे देश में उत्साह का माहौल है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है, तो वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का पूरा देश साक्षी बनेगा, जिसको लेकर भव्य तैयारी जोर शोर से चल रही है। और राम भक्तों ने बताया कि पूजित अक्षत अब पूरे सितारगंज में जगह जगह आएगा, जिससे सभी राम भक्त इसके दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि राम मंदिर निर्माण में देश के हर राम भक्त नागरिक ने अपनी क्षमता अनुसार अपनी समर्पण निधि दी है और कलश यात्रा से पूरे सितारगंज में भक्तिमय वातावरण नजर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित नर्सिंग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और कार्यक्रम के दौरान करीब 1376 अभ्यर्थियों में से 200 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। शेष सभी अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए नर्सिंग अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी और आशा व्यक्त की कि चयनित सभी नर्सिंग अधिकारी लगन और कड़ी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और राज्य के विकास में जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। साथ ही इस बात का जिक्र किया कि नर्सिंग अधिकारी का दायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्राउंड लेवल पर समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने का दायित्व भी नर्सिंग अधिकारियों का ही होता है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और माना जाता है कि महाभारत की रचना वेद व्यास जी और द्वारा बद्रीनाथ के समीप व्यास गुफा में की गई थी और महाभारत की गाथा को जीवित रखने के लिए आज भी उत्तराखंड में पांडव लीला होती है। और इन दिनों चमोली जिले के विभिन्न गांवों में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी दिन और रात के समय पांडव लीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाभारत के 5 भाई पांडव समेत भगवान कृष्ण जिन पर अवतरित होते हुए पात्र के रूप में रहते हैं। और इस वर्ष कर्णप्रयाग ब्लॉक के पांडुली में 39 वर्षों बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। हमारे गांव में तो जो है 40 साल पे शुरू होने के बाद ये पांडव लीला हो रही है और पहले तो अन्य भी थे, लेकिन अब जो है हमने प्रयास किया तो थोड़ा जो है इसको वो किया है, इसको आयोजन करवाया है। सर ये जो है हमारे गांव जो है ग्राम पार्ली में 39 साल बाद जो है पांडव नृत्य हो रहा है और इसमें जो है देश विदेश के जो है यहाँ पर हमारे जो इलाके के रहने वाले हैं वो पहुँच चुके हैं और काफ़ी भीड़ है, लोगों में जो है काफ़ी उत्साह है। इसी बीच बड़ी खबर आपको संभल से बता दें, प्रिंटिंग प्रेस कंपनी को मिला है धमकी भरा पत्र। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से सामने आ रही है। तो तहरीक इंसाफ हिंद की ओर से यह पत्र लिखा गया है। हिंदू नेता द्वारा दर्ज कराए गए केस को वापस लेने को कहा गया है। तो हिंदू नेता सिमरन गुप्ता द्वारा यह केस दर्ज कराया गया था, जिन्हें वापस लेने के लिए आगाह किया गया। केस वापस न लेने पर परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया जाएगा, यानी कि हत्या कर दी जाएगी, ये धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो घटना गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला की यह घटना बताई जा रही है, जहां का ये मामला संभल से खबर। प्रिंटिंग प्रेस संचालक को रजिस्टर्ड डाक से ये पत्र भेजा गया है। इसी खबर पर रईस अलवी संवाददाता जुड़े हुए हैं। रईस अलवी, देखा जाए तो ये धमकी भरा पत्र और केस वापस लेने की भी धमकी दी गई है, क्या जानकारी इस संबंध में? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जनपद संभल के कोतवाली बबराले का पूरा मामला है कि दाऊद इब्राहिम जो डॉन था, दाऊद इब्राहिम, उसके नाम से एक पत्र मिला है
बबराले में जो पेंट चालक है उसके भतीजे ने एक जमीन जो बम्बई में एक जमीन है नीलामी की वो खरीदी थी उसके भांजे ने, तो उसके दौरान उसकी संपत्ति वापस लेने को कहा गया था कि संपत्ति जो जमीन खरीदी वो जमीन वापस दी जाए। और उसी दौरान जो मामा उसने जो है किसी हिंदू संगठन से वो जुड़ा हुआ बताया जाता है, किसी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है उसका मामा, और उसी केस को वापस लेने को कहा है कि अगर केस वापस नहीं लिया गया है तो हम आपको जान से मार देंगे, हम आपको जमीन नहीं खरीद देंगे। इस प्रकार के उसमें पत्र में कई बयान दर्ज किए गए हैं और वो जो पत्र भेजा गया है डाक द्वारा वो उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। बताया जाता है कि हिंद के नाम से ये पत्र है वो आया है, उसके नाम से मौलाना के कोई मौलाना है उसके नाम से हुसैन भी है, वगैरह एक मोबाइल नंबर भी है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन जुट गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मोबाइल के आधार पर उसकी जांच की जा रही है कि आखिर पत्र आया कहाँ से, किसने भेजा, पूरा मामला क्या है। जी शुक्रिया रईस इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल हिंदू नेता द्वारा दर्ज कराए गए केस को वापस लेने के लिए भी कहा गया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है प्रशासनिक स्तर पर कि आखिर ये पत्र भेजने वाला शख्स कौन है और जिस तरीके से धमकी दी गई कि पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हालांकि गहनता से अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो संभल से ये खबर आपको बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ हिंद की ओर से ये पत्र लिखा गया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, ये जांच का विषय है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। साथ ही जो केस दर्ज किया गया हिंदू नेता सिमरन की तरफ से, सिमरन गुप्ता नाम बताया जा रहा है और ये केस वापस लेने की भी धमकी दी गई है, नहीं तो पूरे परिवार समेत हत्या कर दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो घटना गुन्नौर थाना का ये मामला सामने आ रहा है। जांच के बाद ही ये तस्वीर अब साफ हो पाएगी। प्रिंटिंग प्रेस संचालक के रजिस्टर्ड डाक से ये पत्र भेजा गया है। मुस्लिम संस्थाओं पर दर्ज कराए गए केस वापस लेने के लिहाज से इसे देखा जा रहा है और केस वापस न लेने पर परिवार समेत हत्या कर दी जाएगी। तो चचेरे भाई ने दाऊद की संपत्ति खरीदी थी, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। प्रेस संचालक शिवरतन सिमरन गुप्ता का चचेरा भाई है जिसने दाऊद की संपत्ति खरीदी थी, तो इससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है।
इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।